हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर आभा शर्मा है। मैं आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। जैसा कि हम जान रहे हैं कि आजकल हम लोग बीएड सिलेबस सेमेस्टर 1 के जो पेपर है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में जो आज हम टॉपिक लेकर के चल रहे हैं वह है मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। चलिए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में वैसे तो बहुत सी विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट, मेथड ऑफ एक्सपोजिशन। ख़ास तौर से इन 3 कैटेगरीज़ में जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की मेथड्स हैं इनको विभाजित किया जाता है तथा इनके अंतर्गत बहुत सी उपविधियाँ आती हैं। आज हम इन्हीं में से एक विधि को लेकर के चल रहे हैं जो है मेथड ऑफ एक्सपोजिशन यानी कि विवरणात्मक विधियाँ। वैसे तो विवरणात्मक विधियों में बहुत सी उपविधियाँ आती हैं, जैसे केस हिस्ट्री मेथड, कंपैरेटिव मेथड, डेवलपमेंटल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, इंटरव्यू मेथड, सर्वे मेथड, साइको एनालिटिकल मेथड एटसेट्रा। पर आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वह केवल 3 विधियों को लेकर के ही करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरव्यू मेथड की, यानी कि साक्षात्कार विधि। क्या है साक्षात्कार विधि? आइए अब हम इसे देखते हैं। द वर्ड इंटरव्यू रेफर्स टू अ one-on-one conversation with one person acting in the role of interviewer and the other in the role of the interviewee। जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू मेथड होता है, साक्षात्कार विधि है, या एक तरीके से एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है, जिसमें जो एक व्यक्ति होता है या यूं कहें कि जो प्रथम व्यक्ति होता है वह इंटरव्यूअर की भूमिका में होता है जो साक्षात्कार लेता है, तथा वहीं दूसरी ओर जो दूसरा व्यक्ति होता है उसकी भूमिका एक इंटरव्यूई की होती है जो सूचना देता है या जिससे हम साक्षात्कार करते हैं। यहीं हम आगे देखते हैं। एन इंटरव्यू इज़ अ मेथड ऑफ कन्वर्सेशन विद अ स्पेसिफाइड पर्पज़। जो इंटरव्यू मेथड जब हम कंडक्ट करते हैं या जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो यह एक स्पेसिफाइड पर्पज़ को लेकर के चलता है। एक विशिष्ट जो पर्पज़ होता है, उद्देश्य होता है, इसको लेकर के किया जाता है। आगे हम इसी क्रम में बात करते हैं साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से कि साइकोलॉजी में क्या कहा गया है। साइकोलॉजिस्ट यूजेस इंटरव्यू मेथड इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन इन एन एफिशिएंट एंड स्ट्रीमलाइंड मैनर। जो ये साक्षात्कार होता है या कहें कि जो इंटरव्यू मेथड होता है, एक निर्दिष्ट उद्देश्य के साथ बातचीत करने का एक तरीका होता है जिसमें मनोवैज्ञानिक कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं। वहीं हम आगे देखते हैं। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सब्जेक्ट अबाउट हिज बिहेवियर इन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट और रिलेशनशिप। जो इंटरव्यू मेथड होता है इसमें जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक इंटरव्यूअर की भूमिका में होता है और एक इंटरव्यूई की भूमिका में होता है। इनका फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है, जिसमें हम डायरेक्टली जो है उस सब्जेक्ट से जिसकी सूचनाएं हम प्राप्त करना चाहते हैं उससे जानकारी को हासिल करते हैं और उसके बिहेवियर की एनालिसिस करते हैं। वहीं हम आगे देखते हैं इंटरव्यू मेथड के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू कि इंटरव्यू के कौन कौन से प्रकार हैं जिसके माध्यम से हम इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं या इस विधि का उपयोग करते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसको हम हिंदी में संरचित साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। जो ये संरचित साक्षात्कार होता है एक प्रकार का ऐसा साक्षात्कार होता है या एक प्रकार का ऐसा इंटरव्यू है जिसमें जो इंटरव्यूअर होता है वह पूर्व निर्धारित प्रश्नों का एक तरीके से सेट तैयार करके रखता है। यानी कि यूँ कहा जाए कि इसके बारे में जो भी प्रश्न पूछने होते हैं हमें सब्जेक्ट से, उसको पहले से ही तैयार करके रख लिया जाता है। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है इसमें प्रश्नों की योजना जैसे मैंने बताया कि पूर्व में ही कर ली जाती है
और जो जिससे हम इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हैं उससे एक क्रम में प्रश्न को पूछते जाते हैं तथा उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं, यानी कि उसके आंसर को हम कहीं नोट करते जाते हैं। ये तो हो गया स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंटरव्यू के दूसरे प्रकार को देखते हैं, जो है सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी कि अर्ध संरचित, जो कि पूरी तरीके से संरचित नहीं है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो अर्ध संरचित साक्षात्कार है एक ऐसा साक्षात्कार है जिसमें जो इंटरव्यूअर होता है केवल कुछ पूर्व निर्धारित प्रश्नों को ही पूछता है, पहले से ही कुछ प्रश्नों को बना कर के लाता है, बल्कि जो शेष प्रश्न होते हैं वो पहले से योजनाबद्ध नहीं होते हैं, वो परिस्थिति जन्य होते हैं। ये तो हो गया सेमी स्ट्रक्चर्ड। अब हम इसके तीसरे प्रकार को देखते हैं, जो है अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कि जिसको अगर हम हिंदी में देखें तो कहा जाएगा कि असंरचित साक्षात्कार। जो असंरचित साक्षात्कार होता है इसमें जो इंटरव्यूअर होता है उन सवालों को पूछता है जो पहले से तैयार नहीं होते हैं। असंरचित जो साक्षात्कार हैं यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्वतंत्र रूप से एक तरीके से कहा जाए बहने वाली बातचीत में जो सहजता से प्रश्न उठते हैं, इसका अर्थ है कि विभिन्न जो भी उम्मीदवार हैं या जिनसे हम जो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं उनके प्रश्न पहले से पूर्व निर्धारित नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे प्रश्न एक जैसे नहीं पूछे जाएंगे, वह पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। ये है टाइप ऑफ इंटरव्यू जिसके बारे में अभी हमने जाना। अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन इंटरव्यू मेथड, कि जब इंटरव्यू मेथड को कंडक्ट किया जाता है तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, यानी कि हमें सबसे पहले साक्षात्कार की तैयारी कर लेनी चाहिए, तभी हम इस इंटरव्यू मेथड को कायदे से कंडक्ट कर पाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू करने के बाद हमारा जो दूसरा स्टेप आता है वह है टेकिंग एन इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया या साक्षात्कार लेने का जो स्टेप है उसको कंप्लीट किया जाता है। आफ्टर दैट जो तीसरा स्टेप होता है वह है क्लोजर ऑफ द इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार को बंद करना या उसको पूर्ण करना। ये हो गए 3 स्टेप्स। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस मेथड को कंडक्ट किया जाता है। आगे हम देखते हैं, अब हम बात करेंगे इंटरव्यू मेथड के मेरिट्स की, कि जो इंटरव्यू मेथड है इसमें कौन कौन से मेरिट हैं, कौन कौन से गुण हैं जिसकी वजह से इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम सबसे पहले देख रहे हैं, इट इनेबल्स टीचर टू टैकल एवरीडे क्लासरूम प्रॉब्लम। जो डेली के डेली प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं क्लासरूम सिचुएशन में, उसको एक तरीके से सॉल्व करने में हम सक्षम हो जाते हैं इस विधि के उपयोग के माध्यम से। दूसरा जो मेरिट है वह है सुपीरियर डेटा कलेक्शन डिवाइस। इसके द्वारा जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ हम डायरेक्टली उस सब्जेक्ट से बात कर रहे हैं, फेस टू फेस हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है, इसलिए इसके द्वारा प्राप्त आंकड़े जो हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक और अच्छे माने जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसके तीसरे मेरिट की, जो है इट क्रिएट्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट। यह एक प्रकार से अनुकूल वातावरण को तैयार करता है, क्योंकि हम इसमें जो जिससे हम सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं उससे डायरेक्टली उसको फेस करते हैं, वो डायरेक्टली हमें फेस करता है, हमारा 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी फ्रेंडली हो जाता है और हमें सूचनाएं काफ़ी हद तक सही प्राप्त होती हैं। ये हो गई मेरिट्स। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मेथड की, कि जो इंटरव्यू मेथड है इसके कौन कौन से दोष हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका पहला दोष होता है इसमें व्यक्ति परकता बहुत अधिक होती है, यह सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि जो इंटरव्यू दे रहा है उसने जो चीज़ हमें बताई हम उसको एज इट इज़ तो नहीं उसके मन के भावों को नोट कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें सब्जेक्टिविटी का आना तय है। अगला जो डीमेरिट है वह है आर्टिफिशियल, यानी कि आर्टिफिशियलिटी इसमें देखने को ज़्यादा मिलती है, कृत्रिमता हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज़ इंटरप्रिटेशन इज़ डिफ़िकल्ट। किसी व्यक्ति ने किस भाव के साथ हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया है उसकी एनालिसिस कर पाना एक हद तक कठिन हो जाता है, जिसकी वजह से जो डेटा आता है उसको हम
सही प्रकार से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं और उसके लिए हमें एक तरीके से समस्या से जूझना पड़ता है उसके सही इंटरप्रिटेशन के लिए। ये तो रही बात इंटरव्यू मेथड की। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी विधि की, जो है साइको एनालिटिकल मेथड, जिसे एनालिसिस ऑफ माइंड कहा जाता है, या हम कहें कि इस विधि के माध्यम से हम मन का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस ऑफ माइंड करते हैं। आगे हम देखते हैं। इस विधि के प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने इस विधि को जन्म दिया है। उन्होंने इस विधि को एक तरीके से तैयार किया है। फ्रायड के अनुसार जो व्यक्ति का मन होता है, या कहें कि जो व्यक्ति का अचेतन मन है, उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। इन्होंने मन को 3 प्रकार से विभाजित किया है, जिसको अभी हम पहले देख लेते हैं। 3 टाइप्स उन्होंने बताए हैं। पहला है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस यानी कि चेतन मन, अर्धचेतन मन, और अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो कॉन्शियस माइंड होता है वह केवल 10% होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 50 to 60% होता है, और जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो 30 to 40% होता है। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति का जो अचेतन मन होता है वह उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। अचेतन वास्तव में व्यक्ति की जो अतृप्त या जो दमित इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, वह उसमें निहित होती हैं तथा यह सदैव क्रियाशील रहती हैं, जिसके कारण व्यक्ति का व्यवहार जाने अनजाने में इन जो अतृप्त, एक तरीके से कहा जाए जो दबी हुई इच्छाएं हैं, इसको प्रभावित करता रहता है। जो ये मनोविश्लेषणात्मक विधि है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम अंग्रेज़ी में साइको एनालिटिकल मेथड कह रहे हैं, के द्वारा व्यक्ति के जो अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी जो अतृप्त इच्छाएं होती हैं उनकी जानकारी को हासिल किया जाता है, जिससे इन अतृप्त इच्छाओं को एक तरीके से मॉडिफाई किया जाए या उसको सही डायरेक्शन दे करके व्यक्ति के व्यवहार में सुधार किया जाए। यह क्रिया इस विधि के माध्यम से की जाती है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ साइको एनालिटिकल मेथड की, कि कौन कौन से उपविधियां हैं या कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा इस विधि को हम कंडक्ट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है हिप्नोटिक सजेशन। एक आर्टिफिशियल स्लीप जो है इसमें प्रोड्यूस किया जाता है, व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाता है और एक तरीके से उसको सम्मोहित करके, जो हम उसको सम्मोहित कर ले रहे हैं, उसके माध्यम से हम उसकी भावनाओं को, जो भावनात्मक कठिनाइयाँ होती हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दूसरी जो विधि है वह है फ्री एसोसिएशन की, जिसमें हम उसके एकदम फ्री कर देते हैं। कोई वर्ड जो है, कोई अक्षर हम व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं, उससे कहते हैं कि उस पर इमीडिएट वो रिएक्ट करे। जो भी वर्ड हमने उसके सामने दिया है, जो भी उसके सामने प्रस्तुत किया है, उसके दिमाग में, या जो इस तरीके से कहा जाए जो भी स्टिमुलस हम उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर इमीडिएट उसका रिस्पांस पाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसके दिमाग में आने वाली हर बात किन कारणों से उत्पन्न हुई है। आगे हम बात करते हैं ड्रीम एनालिसिस की, जो इसकी अगली विधि है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सपनों में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। इन जो सपने जो हमें आ रहे हैं, इन सपनों के माध्यम से व्यक्ति के जो अचेतन मन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कि कौन सी दबी हुई इच्छाएं हैं जो उसको स्वप्न में दिखाई दे रही हैं, या उसके मन में क्या चल रहा है, और उसके आधार पे हम व्यक्ति के व्यवहार को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट इज़ स्लिप ऑफ टंग, यानी कि जल्दी जल्दी हम प्रश्न को पूछते हैं या उसके सामने कोई चीज़ प्रस्तुत करते हैं और उसको तुरंत उस पर रिएक्ट करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि जैसे क्या होता है कि नॉर्मली हमारे ज़बान से कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं। एक तरीके से कहा जाए यही स्लिप ऑफ टंग में के माध्यम से हम प्राप्त करना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। बहुत सी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, जैसे रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट है, एट्सेट्रा, जिनके माध्यम से
एक तरीके से कहा जाए जिनका प्रयोग करके हम इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं मेरिट्स ऑफ साइकोएनालिटिकल मेथड की, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं। पहली जो इसकी मेरिट है वह है यूज़फुल मेथड फॉर ट्रीटिंग न्यूरोटिक्स। जो न्यूरोटिक्स होते हैं उनके इलाज के लिए यह विधि सर्वाधिक यूज़फुल मानी गई है, सर्वाधिक उपयोगी मानी गई है। द नेक्स्ट इज़ इट इज़ द ओनली मेथड ऑफ नोइंग द अनकॉन्शियस माइंड। जो अचेतन मन होता है हमारा, जैसा कि अभी हमने बताया, जिसमें हमारी कुछ दबी हुई इच्छाएं रह जाती हैं, जिनको हम कॉन्शियसली किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसको जानने का यह एकमात्र तरीका होता है। आगे हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ साइको एनालिटिकल मेथड की, कि यह इस विधि के कौन कौन से डीमेरिट हैं, दोष हैं। जिसमें सबसे पहला दोष आता है इट इज़ वेरी लेंदी मेथड। यह बहुत लंबी विधि है, इसमें बहुत समय लगता है। दूसरा, इट इज़ अ कॉस्टली मेथड, यह एक महंगा तरीका है। एंड नेक्स्ट इज़ इसके लिए हमें किसी ट्रेंड प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है, तभी हम इसके विधि का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इस विधि के माध्यम से हम किसी व्यक्ति की माइंड की एनालिसिस करते हैं। किसी की माइंड की एनालिसिस करने के लिए हमें किसी ट्रेंड प्रोफेशनल्स की ही आवश्यकता होगी, अन्यथा हम इस विधि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये तो है साइको एनालिटिकल मेथड। आगे हम बात करते हैं, जो हमारी अगली विधि है वो है सर्वे मेथड, सर्वेक्षण विधि। सर्वे मेथड a data collection tool used to gather information about individuals। यह जो है किसी इंडिविजुअल के बारे में जो डेटा गैदर किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, एक डेटा कलेक्शन टूल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन साइकोलॉजी रिसर्च टू कलेक्ट सेल्फ रिपोर्ट डेटा फ्रॉम स्टडी पार्टिसिपेंट्स। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे सेल्फ रिपोर्ट एक तरीके से इस विधि के माध्यम से हम गैदर करते हैं, जिसका उपयोग साइकोलॉजी रिसर्च में सर्वाधिक किया जाता है। इट फोकस ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स। यह फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो तथ्यात्मक सूचना होती है, उसको प्रदान करता है। इस विधि के माध्यम से हम जो तथ्यात्मक सूचनाएं होती हैं किसी व्यक्ति विशेष की, उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीके से यूँ कहा जाए कि एक सर्वेक्षण या एक सर्वे मेथड एक डेटा गैदर करने का एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। एक सर्वेक्षण में व्यक्तियों के बारे में जो तथ्यात्मक जानकारी होती है, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, या फिर यूँ कहा जाए कि इसका उद्देश्य सर्वेक्षण लेने वालों की राय प्राप्त करना हो सकता है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे मेथड की, कि कौन कौन से जो उपविधियाँ हैं या कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हम सर्वे मेथड को कंडक्ट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है ऑनलाइन सर्वे। इस समय जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज के जो प्रेजेंट समय में हम ऑनलाइन सर्वेज़ के माध्यम से सूचनाओं को एकत्र करते हैं। इसके लिए हम बहुत से मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, जो सोशल मीडियाज़ हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, या बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप इज़ इट। यह एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टाइप है सर्वे मेथड में इस्तेमाल किए जाने वाला। द नेक्स्ट इज़ पेपर सर्वे। जैसा कि इसका नाम से ही क्लियर है, इसमें हम किसी पेपर पेन का इस्तेमाल करते हैं। एक ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें हम पेपर, पेन या पेंसिल के माध्यम से सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, उसको लिखते हैं। द नेक्स्ट इज़ टेलीफोनिक सर्वे, यानी कि टेलीफोन के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त करना, जिसमें हम किसी को फ़ोन करके उससे जो है बात करके उससे सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जिसमें हमें उसको फ़ेस टू फेस नहीं करना होता है। इस विधि की एक खासियत ये है कि इसमें जैसे जब हम किसी से फ़ेस टू फेस इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, सूचनाओं को एकत्र करते हैं, तो व्यक्ति एक तरीके से थोड़ा सा हेजिटेट करता है या सूचनाओं को देने में संकोच एक तरीके से प्रदर्शित करता है।
लेकिन जब हम टेलीफोनिक उससे इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं तो ये वाली जो शंका होती है वह एक तरीके से दूर हो जाती है। व्यक्ति चूँकि सामने हमें फेस नहीं कर रहा है तो अपनी सूचनाओं को या अपनी जानकारी को एक तरीके से आराम से हमें दे सकता है। नेक्स्ट जो इसका टाइप है वह है 1-to-1 सर्वे, जिसमें हम प्रत्यक्ष सामने बैठ करके व्यक्ति से उसके बारे में जानकारी को प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सर्वे मेथड की। कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इट इज़ हाईली रिप्रेजेंटेटिवनेस। यह विधि सबसे ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए जो प्रतिनिधित्व करती है अपने आंकड़ों का, वह उच्च श्रेणी का करती है। सर्वेक्षण एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने में उच्च स्तर की जो सामान्य क्षमता होती है उसको प्रदान करती हैं। द नेक्स्ट इज़ लो कॉस्ट, इसमें कम लागत आती है। द नेक्स्ट इज़ कन्वीनियंट डेटा गैदर, इससे जो है हमें डेटा को कलेक्ट करना थोड़ा सुविधाजनक हो जाता है, सूचनाओं को प्राप्त करना हमारे लिए आसान हो जाता है। द नेक्स्ट इज़ गुड स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, इसका जो सिग्निफिकेंस होता है स्टैटिस्टिकल वह अच्छा होता है अच्छे से, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया टेलीफोनिक सर्वे के अंतर्गत कि जब हम किसी व्यक्ति को सीधे सीधे फेस नहीं करते हैं तो हमारे मन में उसको कोई भी सूचना देने में कोई झिझक नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है जब हमें सूचनाएं सही प्राप्त होंगी तो आगे हमारा काम उतना ही ज़्यादा ऑथेंटिक और रिलायबल और अच्छा होगा। नेक्स्ट इज़ लिटिल और नो ऑब्जर्वर सब्जेक्टिविटी, इसमें जो है या तो बहुत ही आंशिक कह सकते हैं कि सब्जेक्टिविटी होती है, या एक तरीके से कहा जाए कि किसी भी प्रकार की कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। द नेक्स्ट इज़ प्रीसियस रिजल्ट्स, इसके जो जैसा कि मैंने बताया कि इससे जो प्राप्त आंकड़े होते हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, रिलायबल होते हैं, वैलिड होते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके रिजल्ट्स जो हैं वो सटीक होंगे ही। द नेक्स्ट इज़ इनफ्लेक्सिबल डिज़ाइन, यह एक इनफ्लेक्सिबल डिज़ाइन लिए होता है। द नेक्स्ट इज़ नॉट आइडियल फॉर कंट्रोवर्शियल इश्यूज़, यह कंट्रोवर्शियल जितने भी इश्यूज़ होते हैं उसके लिए ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माने जाते हैं, उसके लिए ज़्यादा आदर्शवादी नहीं माने जाते हैं। ये तो हैं इनकी एडवांटेजेस सर्वे मेथड की। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्वे मेथड, कि जो सर्वे मेथड होते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जिसमें सबसे पहला है रेस्पोंडेंट्स मे नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट एंड ऑनेस्ट आंसर। 100% हमें एक्यूरेट आंसर्स रिस्पोंडेंट्स से नहीं मिल पाते हैं। इस विधि के माध्यम से भी बहुत से ऐसे होते हैं जो अपनी सूचनाओं को छिपा ले जाते हैं, जिसका प्रभाव हमारी स्टडी पर पड़ता है। द नेक्स्ट इज़ रेस्पोंडेंट्स मे नॉट फील कंफर्टेबल, जैसा कि मैंने बताया कुछ एक को छोड़ करके बाकी में जो है जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वह अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। द नेक्स्ट इज रेस्पोंडेंट्स मे नॉट बी फुल्ली अवेयर ऑफ देयर रीजंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेमोरी ऑन द सब्जेक्ट और इवन बर्डन। जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं, जो उत्तरदाता होते हैं, वह किसी भी जवाब को देने के लिए जो भी कारण होते हैं उनकी एक तरीके से या कहा जाए कि वो अवेयर नहीं होते हैं, उनकी पूर्ण जानकारी नहीं होती है, या तो वो एक तरीके से उसमें स्मृति की कमी हो गई होती है, लैक ऑफ मेमोरी हो जाती है, या वो एक हद तक ऊब जाते हैं उत्तर को देते देते, उस मेथड को कंप्लीट कराते कराते, जिसके कारण हमें सही जवाब मिल पाना कठिन हो पाता है। यह तो है सर्वे मेथड जिसके बारे में मैं बताया। अब हम बात करते हैं कि आज की श्रृंखला में हमने किन किन बिंदुओं को देखा। मेथड ऑफ एक्सपोजिशन, विवरणात्मक विधियों को हम लेकर के चल रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने बात की इंटरव्यू मेथड की, फिर साइको एनालिटिकल मेथड एंड द लास्ट इज सर्वे मेथड। इंटरव्यू मेथड, साइको एनालिटिकल मेथड एंड सर्वे मेथड, इन विधियों के बारे में हमने जाना, ये विधियाँ क्या हैं, इनके क्या मेथड्स हैं, कौन से टाइप्स हैं, इनके क्या एडवांटेजेस हैं, मेरिट्स हैं, और इनके क्या डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।